इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचो जय हिंद। रामजीत भैया। हाँ रेनू बहनी। भैया, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। बिल्कुल। लेकिन बहुत से जने ये बात का समझत नहीं है और अथाह पानी जोन है बहावा करत हैं। लेकिन बहनी, हम पंचन का चाहिए कि हम पानी के इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करी, और यही बदे आपन जो सरकार है वो योजना चला रही है, प्रति बूंद अधिक फसल। बिल्कुल भैया, काहे कि यहाँ पानी जौन है चाहे मानो हो और चाहे खेती पाती हो, दोनों के लिए वतने जरूरी है। यही बदे जौन है हम पंचे पानी की एक एक बूंद का यहाँ इस्तेमाल करी और योजना के भरपूर लाभ उठाई। बिल्कुल ठीक कहती हो बहनी। मूल एकरे साथे साथे अपने आसपास जौन चीजें हो रही हैं, हम पंचन का वहू के जानकारी होए चाहिए। तो भैया काहे न सुन लीन जाए आज की खबरें। CISH लालिमा अमरूद की एक उन्नत एवं अत्यंत संभावनाशील किस्म है, जिसे ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा एप्पल अमरूद के रूप में चयनित किया गया है। इस किस्म के फल गोल मध्यम आकार के तथा आकर्षक गहरे लाल रंग के होते हैं। फलों का छिलका 1.5 सेंटीमीटर से अधिक मोटा होता है, जिससे फल परिवहन एवं भंडारण के दौरान अधिक सुरक्षित रहते हैं। इसका गूदा सख्त होता है तथा मिठास और हल्की अम्लता का उत्कृष्ट संतुलन प्रदान करता है, जिससे इसका स्वाद बेहद आकर्षक बन जाता है। इस किस्म में विटामिन C 150 से 220 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है, जो इसे पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध बनाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता, आकर्षक रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण ये किस्म ताजे फल के रूप में उपयोग के साथ साथ जूस, जेली, जैम एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। इस किस्म का विकास डॉक्टर शैलेंद्र राजन एवं डॉक्टर राम कुमार द्वारा किया गया है, जबकि डॉक्टर अंशुमान सिंह इसके अनुरक्षक वैज्ञानिक हैं। इसका विकास वर्ष 2015 में किया गया तथा वर्ष 2024 में इसे आधिकारिक रूप से जारी किया गया। भैया देखो, अगर कोनो काम समय पर होता है ना तो हमका मुनाफा जोन है ज्यादा होता है, लेकिन उके खातिर हमका उस समय की जानकारी होनी चाहिए कि उस समय पर कौन काम हमका ज्यादा फायदा दे। तो आज की बात में यहाँ हम ऐसे एक भेंटवार्ता लेके आए हैं आम की बागों में सामयिक कृषि कार्य, और यहीं पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्यारे लाल सरोज भैया, और इनसे बतकही की हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। नमस्कार किसान भाइयों बहनों। आम की व्यावसायिक बागवानी जहां आप कर रहे हैं, वहां इस समय सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से विभागाध्यक्ष फसल उत्पादन प्रभाग डॉक्टर PL सरोज साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आम में फलत टूट चुकी है, ऐसे में आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों। आम फलों का राजा है, जो अपने स्वाद, मिठास, पौष्टिक एवं औषधीय गुणों के कारण जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारत में आज लगभग 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम की खेती हो रही है, जिससे करीब 2.5 से 3 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है। यानी 2.5 से लेकर के 3 करोड़ टन। जी, आम न केवल राज्य कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, अपितु लाखों बागवान भाइयों, प्रसंस्करण उद्योगों, निर्यातकों आदि की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश बाग पारंपरिक पद्धति से स्थापित किए गए हैं, जिनकी आयु 30 से 50 वर्ष की हो चुकी है। पौधों की ऊंचाई काफी बढ़ गई है, डालियां आपस में मिल गई हैं, सघनता के कारण प्रकाश एवं वायु का उचित संचरण नहीं हो रहा है।
अगस्त का महीना चल रहा है, ऐसे में आम के बागों में कौन कौन से प्रमुख कार्य करें बागवान भाई बहन? सामान्यतः अब इस समय सभी किसान भाई फलों की तुड़ाई लगभग समाप्त कर लिए हैं। अगस्त के महीने में बागों का जो प्रमुख कार्य होता है वह खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग का होता है जी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि बाग में पानी भरा हुआ है तो खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग न करें। पहले बाग से पानी निकालकर जब खेत जुताई के उपयुक्त हो जाए तो अच्छी तरह से जुताई करके खेत को पहले खरपतवार रहित कर लें। पूर्ण विकसित बाग के लिए सामान्य तौर पर 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नत्रजन, आधा किलोग्राम फास्फोरस एवं 1 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है प्रति पेड़। अब अगस्त के महीने में जब हमको खाद देना है तो यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नत्रजन की आधी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा को देना है। अच्छा, तत्व के रूप में। या इसे यूं समझें, अगर हमको लगभग 500 ग्राम नत्रजन देना है तो उसके लिए लगभग 1 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम अगर हमको पोटास देना है तो उसके लिए 800 ग्राम करीब म्यूरेट ऑफ पोटास, और फास्फोरस की पूरी मात्रा लगभग 500 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम डीएपी को हम दे सकते हैं। 1.5 से करीब 2 मीटर की दूरी पर करीब 1 फीट चौड़ी नाली बनाएं जो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी हो। यानी गोलाई में नाली को बनाना है और उसी नाली में अच्छी तरह से नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और साथ में जो देसी खाद है सबको मिला लें। गोबर की सड़ी खाद। हाँ, गोबर की सड़ी खाद। फिर नाली को बंद कर दें। यदि नमी की कमी है या वर्षा नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में हल्की सिंचाई कर सकते हैं जिससे पोषक तत्व जड़ों तक पहुंच जाए जो स्वस्थ बाग के लिए आवश्यक हैं एवं वृक्ष की वृद्धि, पुष्पन, फलन एवं फल गुणवत्ता में आवश्यक सुधार हेतु बहुत ही उपयोगी होता है। कभी कभी किसान भाई कुछ खेतों में, कुछ बागों में हरी खाद जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया आदि बोए हैं। यदि अगर उसको बुआई किए हैं तो वह पलटाई का समय आ गया है, मतलब उसकी जुताई करके हरी खाद मिलाने का भी ये समय अगस्त का महीना होता है। डॉक्टर साहब, जैसे दाल में नमक की जरूरत है उसी तरह फलदार वृक्षों को मुख्य और गौण पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होगी। जी, जैसे हमारे मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं उसी तरह फलदार वृक्षों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अच्छी फलत के लिए, उसके टिकाव के लिए सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से आम उत्पादन वाले क्षेत्रों में अधिकांश मृदाएं क्षारीय प्रकृति की हैं, अर्थात उनका पीएच मान 7.5 से ज्यादा है एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी सामान्यतः कम है। ऐसी परिस्थिति में जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों की पूर्ति के लिए उनका पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। अलग अलग इन तत्वों का प्रयोग करने के लिए बागवान भाइयों को काफी कठिनाई होती है, अतः इसके लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म तत्वों का एक मिश्रण संस्थान द्वारा तैयार किया गया है जिसे हम फसल प्रभात के नाम से जानते हैं। इसमें जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम होता है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह है। और इसको देने के लिए करीब 4 से 5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे कि उसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए, यानी जब मौसम खुला हो तब इसका छिड़काव करें तो इसका लाभ ज्यादा मिलता है। डॉक्टर साहब, अगस्त में रोग बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कुछ करना है? अवश्य करना चाहिए। आम के फलों को तोड़ने के बाद पौधों की जो सूखी, रोग ग्रसित एवं सघन शाखाएं हैं उनकी काट छांट करना बहुत आवश्यक होता है। रोग बीमारियों के रोकथाम के लिए 250 ग्राम लगभग 1 पाव ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके प्रति वृक्ष यदि देते हैं तो इससे पौधा स्वस्थ रहता है, बीमारियां लगने की संभावना कम होती है। डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ किसान भाइयों को बागवानी से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण देता है और आमतौर पर यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है, इसलिए बागवान भाई संपर्क कर सकते हैं।
और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, जो उनको वार्ता करने में आसानी रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 94 83 50 96 53 9483 50 9653 94 83 50 96 53। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का आम के फलदार वृक्षों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में डॉक्टर साहब? सामयिक कृषि कार्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने समय पर जो आवश्यक क्रियाएं हैं उसको नहीं किया तो आप अगले वर्ष अच्छा उत्पादन नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय पर खाद दें, समय पर निराई गुड़ाई करें और उसमें जो सूक्ष्म तत्वों का विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो देखे होंगे आप, जैसे वर्षा समाप्त होगी फल वृक्षों से गोंद निकलने लगता है, अतः उसके लिए भी आप अगर कॉपर सल्फेट का घोल बना करके पौधे के मुख्य तने पर लगा देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर पीएल सरोज साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू बहनी। हाँ रामजीत भैया। देखो, जानकारी के बात तो बहुत हो गए, अब कुछ गीत गवनई की बात हो जाए। बिल्कुल भैया हो जाए, तो और सुन लीन जाए एक खिमटा सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया के स्वर में। यहाँ जहमा वो कह रहे हैं 16 सिंगार कई के, 16 सिंगार कई के आज सावर गोरिया, 16 सिंगार कई के आज सावर गोरिया, अपने बलमा के अपने पियवा के रहिया, जो हत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया, 16 सिंगार कई के आज सावर गोरिया, 16 सिंगार कई के और आज सावर गोरिया, अपने बलमा के रहिया, जो हत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया। गरवा सजल बाटे मोतियन के हार से, गरवा सजल बाटे मोतियन के हार से, आरे कनवा का बाली मन, मोहत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया। 16 सिंगार कई के आज सावर गोरिया, 16 सिंगार कई के आज सावर गोरिया, अपने बलमा के रहिया, जो हत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया। जुड़वा में गजरा बा अखिया में कजरा, जुड़वा में गजरा बा यार, जुड़वा में गजरा बा अखिया में कजरा, अखिया में आरे होठवा पे नथुनिया, डोलत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया। अरे 16 सिंगार कई के आज सावर गोरिया, 16 सिंगार कई के आज सावर गोरिया, अपने बलमा के रहिया, जो हत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया, सोहत बाय मथवा पेटी कुलिया। अंगुरी में नीक लागे गोरी के मुनरिया,
पायलिया बाजत बाय मथवा पे टिकुलिया सोहत बाय मथवा पे टिकुलिया सोहत बाय मथवा पे टिकुलिया। रेणु बहनी, हाँ रामजीत भैया, देखो हम पंच अपने खेती पाती में कितना मेहनत करी थे, मूल कऊ दाएं ऐस हो जाते कि हम उतना फायदा ना पाई थे। मूल बहुत से ऐसे पंच हैं जे वह फायदा का बनाए लिए थे और उनके बात करी थे हम पंच आज के किसान में। तो भैया देखो आज ऐसे ने एक किसान अपनी बैठकी में आए हैं और भी बता रहे हैं डेयरी व्यवसाय के बारे में। यहाँ इनके नाम है ओम बाबू वर्मा भैया और देखो इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के गोसाईगंज ब्लॉक के केवली गांव के डेयरी व्यवसायी ओम बाबू वर्मा भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप मट्ठा मैन के रूप में जाने जाते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती खास करके डेयरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ कब से? किसान भाइयों बहनों नमस्कार। मेरी पढ़ाई लिखाई तो शुरू में मेरी 6वीं से गोसाईगंज में रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद फिर लखनऊ में सुंदर बाग में बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज किए। उसी जगह से हमने फिर ITI अलीगंज से पढ़ाई की। उसके बाद फिर अपना गौपालन और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल लाइन का काम हमने वहाँ से शुरुआत की। तो गौपालन शुरू कब किया आपने? मेरे बच्चे जो है बहुत बीमार रहते थे, तो मेरे बड़े वाले भैया एक दिन मेरे घर पहुंचे और कहे आपके घर का दूध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको जो है एक हम पकड़ी हुई गाय छोटी सी पाल देते जो 2-2.5-3 लीटर दूध देगी, वो जो है आपके यहाँ बच्चों के लिए दूध हो जाएगा और उसी से पालन पोषण होगा। तो उसी चक्कर में हमने वहीं से गाय से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो गाय से हमारे यहाँ दूध बढ़ गया, काफी 5 से 6 लीटर के आसपास हो गया। अच्छा। और उसके बाद जो है उसका दही मट्ठा बनने लगा और दही मट्ठा जब बनने लगा तो पड़ोस में देते तो बहुत लोगों को फायदा होने लगा। उसके बाद डिमांड भी आने लगी कि भैया तुम्हारे हुआ मट्ठा बहुत अच्छा है। तो हम कहे भैया ले लिया करो, हम लोग तो घी का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो वही जगह से होने लगा। तो फिर कोविड के समय जो है कोई काम रह नहीं गया, तो उतनी समय हमारी समझ में आया कि इसको गौपालन में किया जाए क्योंकि गाय बहुत उपयोगी है। तो फिर एक से शुरू किया तो कहाँ तक पहुँच गए हैं? इस समय अपने पास जो है करीब लगभग 30 गाय हैं, बाकी छोटे बड़े मिला 55-60 के आसपास जानवर हैं। कौन सी नस्ल है? मेरे पास करीब 4 गिर की हैं, बाकी सब साहिवाल नस्ल के हैं। अच्छा। जिसमें से कुछ हमने अच्छी नस्ल देखी, घूमती हुई गाय पकड़ के अपने यहाँ रखे, उसको भी अपने यहाँ तैयार किए और अपनी बछिया भी काफी तैयार है और उसको भी उत्पादक बना चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो सीमेन अपना उपयोग करके जो अपने सरकारी वाले में आ रहे हैं, हाँ। उससे साहिवाल की बछिया बहुत अच्छी है हमारे पास है। तो ये बताएं कि उनका खान पान कैसे करते हैं सुबह से शाम तक? खान पान तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी हमें नहीं पहले थी, तो हम तो वही बाहर से मार्केट से पशुआर खरीद लेते थे और जो दाना पानी आता था वही सब खरीद के खिलाते थे। लेकिन जब तक हम दाना पानी बाहर का उपयोग किए जो मार्केट में आजकल चल रहा, उसके बाद फिर गाय हमारी कोई गाभिन नहीं हो रही। अच्छा। ये समस्या बहुत बड़ी आई। फिर हम एक बार करनाल ट्रेनिंग गए और फिर गवर्नमेंट भेजी थी वहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में जी, शांति कुंज में। हाँ, शांति कुंज में। तो वहाँ हमने प्रोफेसर लोग बोले कि आप अपना दाना पानी तैयार। जब से हमने अपना दाना पानी तैयार, मेरी गायों की शक्ल बन गई ऐसी कि बिल्कुल चमकीली हो गए और उसके बाद गाय मेरी सारी गाभिन हो गई। यानी पशु आहार खुद बनाते हैं? खुद पशु आहार बनाते। एक मशीन हमने खरीदी 50,000 की और उसी से अपनी दलिया तैयार करते हैं, उसी से अपना पशु आहार दाना मक्का सब कुछ उसी से अपना तैयार करते हैं। तो संतुलन क्या रखते हैं दाना खाली और चूनी का? हमारा मानक जो है गेहूं रखते हैं करीब लगभग 30 किलो और जैसे आजकल गर्मियों में हमने 30 किलो जौ कर दी है। हाँ। और उसके बाद चने की चूनी। हाँ। और इधर थोड़ा वो चोकर लेते हैं। अच्छा। चोकर है। उसके बाद 1 कुंटल का मानक बता रहे हैं हम और 1 किलो मिनरल देते हैं, 1 किलो हमने सादा नमक देते हैं और 1 किलो हम मीठा सोडा। अच्छा। हाँ। और जो है इसी में 5 किलो खली 100 किलो में। 100 किलो में। तो ये सब बना के हम तैयार करके और बोरियों में 15 दिन का पैक करके वजन के हिसाब से रख देते कि गाय मेरी इतना चारा खाएगी तो इतना हमको राशन इसमें डालना है।
तो जो 30 भारतीय नस्ल की गायें हैं आपके पास, उसमें दूध कितना दे रही हैं? दूध मेरे पास इस समय डॉक्टर साहब जो है मेरे पास 14 गाय लग रही हैं, लगभग 85-90 लीटर के आसपास दूध है। हो रहा है। और आगे जो गाभिन होंगी ब्याएंगी? 20 गाय मेरे पास बच्चा देने वाली, जिसमें से मेरी खुद 14 बच्चियां अपने यहाँ की हैं जो तैयार की साहीवाल गिर, उसमें से देंगी। तो दूध की मात्रा काफी बढ़ जाएगी? दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने प्रोडक्शन के लिए खोया पनीर की इसकी तैयारी कर ली है। जो जानवर हैं उनको खुराक कैसे देते हैं? सूखा चारा, हरा चारा और पशु आहार? ये डॉक्टर साहब मानक जो मेरा है करीब 3 से 4 किलो के आसपास एक टाइम हम भूसा दे रहे हैं, और उसी में लगभग 10 से लेके मतलब वजन के हिसाब से देते हैं, जानवर का लगभग कितना वजन है, 10 से 15 किलो के आसपास हरा चारा ये देते हैं। और जैसे अगर 6 लीटर दूध दे रही तो उसको हम 2.5 से 3 किलो के आसपास एक टाइम राशन दे रहे हैं। जो गाभिन है उसको 1 किलो 200 ग्राम या 300 ग्राम बस इससे मानक में देते रहते। बहुत बढ़िया। और उसके बाद गाय को खुला छोड़ना। अच्छा। हाँ, जब से हमने उसको खुला छोड़ दिया तब से गाय पूरा एक दूसरे को चाटती है। कहीं हमने सिरावन गांव में पुरानी पड़ी अपने घर पे, उसको गाड़ दिए, उसमें रगड़ती रहती है, और उसके बाद पानी पीने के भर दिए, उसके बाद थोड़ा टीन सेट बना दिए, और टीन सेट के बाद जो है अब पूरा हमने खुला रखा करीब 8 विश्व के आसपास। अच्छा, उसमें अपना घूमती टहलती रहती है। तो पूरे डेयरी व्यवसाय की बात करें तो ये बताएं कि महीने में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं, और उसको बेचने के बाद आपका मुनाफा होता कितना है? करीब 90 लीटर के आसपास मेरे पास दूध तैयार होता है। तो उसी का हम जो है पूरा मान चले के उसी का दूध पका के करीब मेरे पक के आ जाता है, करीब 78 लीटर 80 लीटर के आसपास दूध लाल पक के तैयार हो जाता है, जो मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। उसके बाद उसी में फिर पानी कुछ मिक्स करके मट्ठा तैयार करते हैं, उसी में से मक्खन निकालते, तो वो 90 लीटर के आसपास मेरा मट्ठा उतना तैयार हो जाता है। और कभी कभी 10 किलो के आसपास निकाल लेते हैं, 80 लीटर मट्ठा तैयार कर 10 किलो दही हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, दही भी बेचते हैं? दही भी लाल मटकी में और दही करके 500 ग्राम 1 किलो की दही भी तैयार करते हैं और दही भी बेचते हैं। तो लगभग ये मट्ठा और दही घी मिला के लगभग में बिक्री जो हो जाती है लगभग 15 से 16,000 17,000 के आसपास पर डे की होती है। पर डे की, और जिसमें से हमारे पास करीब 7,000 8,000 9,000 रुपए के गायों के प्रति खर्चा भी है। लगभग 2 लाख के आसपास मार्जिन आ जाता है। जो अब तक का आपका तजुर्बा है डेयरी व्यवसाय का इतने कम दिन में, और किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगे? किसान गाय पाले, लेकिन पूरे परिवार साथ मिलके और खुद अपना प्रोडक्शन तय, खुद अपनी मार्केट मतलब अपनी बाजार खुद ढूंढे, दूसरे को न दे बाजार ढूंढने के लिए, तभी आप इससे कुछ बचा पाएंगे। ओम बाबू वर्मा भैया, किसान भाई बहन अभी भी उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। मोबाइल नंबर मेरा जो है 7080 89 99 28 7080899928 7080 89 99 28। चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमने कभी सोचा नहीं था, लोग हमारे मित्र जो थे 10 में से 9 लोग तो मना कर दिए कि गौपालन में आप न जाइए क्योंकि ये घाटे का सौदा है। तो हमने कहा हम कैसे जाने घाटा का सौदा है, हम तो इसको हम घुस के हम देखेंगे एक बार कि घाटा है कि नहीं है। हम क्योंकि घाटा करके हम सीखना चाहते, तो हमारी जिद ने इसमें ले गए, और उसके बाद हमने सोच लिया कि हम अपनी मार्केट करेंगे, अपने ग्राहकों के पास पहुँचाएंगे। और आज अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके आप दूध, दही और मट्ठा साथ में घी भी बेच रहे हैं और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। ओम बाबू वर्मा भैया, आज छोटे बड़े कुल 60 जानवर आपके गौशाला में हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, अपनी खेती पाती में यहाँ कोनो काम हो, लेकिन मौसम केरी जानकारी अगर अच्छी हो ना तो काम बहुत बढ़िया बनत है। तो काहे ना दे दिन जाए अपने पंच भैया बहनिन के यहाँ मौसम केरे हाल। भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 6 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और कहूं कहूं पर भारी बारिश के चेतावनी है। भैया देखो, ये तो हो गए मौसम के हाल, लेकिन अगर कोई पंच भैया बहनी हमका सुझाव भेजा चाहते हैं, कार्यक्रम से संबंधित कोनो बात बतावा चाहते हैं, तो उके खातिर हुई हमार पता नोट कर लें। हमार पता है कार्यक्रम किसान वाड़ी,
द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। और भैया देखो आजकल है डिजिटल के जमाना, तो बहुत से लोग मेल भेजत हैं जो उनकी ज्यादा सहज होता है, तो बता दो अपन मेल आईडी। तो पंच भाई लिखें FARMANDHOME फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com। और भैया देखो कार्यक्रम के समय हो चुका है अब समाप्त, तो लीन जाए अपने पंच भैया बहनी से आज्ञा। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।